नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो आनुवांशिकी होती है वो क्या होती है और आनुवांशिकी के बारे में जो भी सामान्य शब्द हैं, कौन कौन से शब्द उपयोग में लिए जाते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा आनुवांशिकी के अंदर जो मेंडल हैं उनका क्या योगदान है और किस प्रकार से मेंडल ने अपने प्रयोग किए, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद में हम मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर कौन कौन से नियम दिए हैं उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या होता है यदि हम इसको देखें तो दोस्तों, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स है, ये एक साइंस की एक ब्रांच है, विज्ञान की या जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम डीएनए अर्थात आनुवांशिक पदार्थ, जीन, उनकी वंशागति, विभिन्नताओं आदि का अध्ययन करते हैं और उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। और आनुवांशिकी का जो जनक है वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। लेकिन जो ये आनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले उपयोग जो किया है वो किया है एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बेटसन। आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को, लेकिन आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया है बेटसन ने। यह हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम देखें तो यहां पर हम बहुत सारे शब्द भी देखने वाले हैं जो आनुवांशिकी में काम में आते हैं। तो आनुवांशिकी के बारे में बताएं तो आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स जीव विज्ञान की क्या है, एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं कि जीन, डीएनए, क्योंकि वास्तव में जीन होता है वो डीएनए से ही बना होता है। तो जीन, डीएनए, उनकी वंशागति और परिवर्तनशीलता अर्थात विभिन्नताओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की उसी शाखा को हम आनुवांशिकी के नाम से जानते हैं। ये जो आनुवांशिकी है ये हमें बताती है कि कोई भी जो गुण है वो माता पिता से संतान में कैसे जाता है, अर्थात कोई भी लक्षण है। हम देखते हैं कि जो संतान होती है वो माता पिता के लगभग समान होती है, हालांकि उसमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं लेकिन फिर भी वह अपने माता पिता के क्या होती है, समान होती हैं। तो जो लक्षण है वो माता पिता से संतति में कैसे जाते हैं, कौन उनको लेकर जाता है, ये सब कुछ बताती है आनुवांशिकी। तो यह बताती है कि कोई भी गुण है, कोई भी लक्षण है वो माता पिता से संतान में कैसे जाता है। एक ही प्रजाति के जीव हैं, वो आपस में मिलते जुलते होते हुए भी बिल्कुल समान क्यों नहीं होते हैं। जैसे हम बात करें कि मनुष्य है, अब मनुष्य है, सब एक ही प्रजाति के हैं लेकिन फिर भी सभी मनुष्य अलग अलग होते हैं। एक ही माता पिता की जो संतान होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो वो क्यों होती हैं उसके बारे में भी ये जो आनुवांशिकी है वो हमें बताती है। जेनेटिक्स शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया है ब्रिटिश जैव विज्ञानी है विलियम बेटसन ने। हमें ध्यान रखना है कि जो जेनेटिक्स शब्द है इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया है वो किया है विलियम बेटसन ने। और कब किया है, 1905 में। हमें याद रखना है कि जो ये जेनेटिक्स शब्द है इस शब्द का सबसे पहले उपयोग जो किया है ये 1905 में बेटसन के द्वारा किया गया है। लेकिन जो आनुवांशिकी है उसका जनक मेंडल को कहा जाता है। यह हमें ध्यान रखना है। अभी तक जो हमने बातें पढ़ी हैं आनुवांशिकी की परिभाषा क्या है, इसके अलावा आनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया है, इसके बारे में हमने देखा है। अब इसके बाद में हम
कुछ शब्दों का अर्थ समझने वाले हैं। दोस्तों आनुवांशिकी है, इसके अंदर इसको पूरा पढ़ने से पहले इसमें जो जो शब्द काम में आते हैं उनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। इसी कारण आज के इस वीडियो में हम जो शब्दावली है, इसके अंदर जो काम में आने वाले शब्द हैं उनका क्या अर्थ होता है वो सब कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवांशिक पदार्थ की। हमें देखना है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। अभी हमने बात की कि कुछ लक्षण होते हैं वो ऐसे होते हैं जो माता पिता से संतति में जाते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और ऐसे लक्षण होते हैं या ऐसे जो गुण होते हैं, उन गुणों को हम आनुवांशिक गुण या आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। लेकिन जो ये आनुवांशिक लक्षण हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कौन सा पदार्थ है जो इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है? तो जो पदार्थ आनुवांशिक जो लक्षण हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, अर्थात माता पिता से संतति में ले जाता है, उसी पदार्थ को, उस रासायनिक पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। सामान्य तौर पर सभी जीवों के अंदर जो आपका डीएनए होता है वही आनुवांशिक पदार्थ होता है, और डीएनए के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सामान्यतः डीएनए होता है। केवल एक स्थिति है जो आपको बताई हुई है कि उसमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, और वो होता है कि जो आरएनए वायरस होता है उसमें आरएनए क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। अन्यथा हमेशा डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें जीनों की जानकारी संग्रहित होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का संचरण करती है। ये जो बात आपकी लिखी हुई है कि केवल शब्दों का अंतर है, बात वही है। जीनों की जानकारी से मतलब हो गया जीन वास्तव में डीएनए का ही हिस्सा है, तो जो जानकारी डीएनए में है वही जीन के पास है। तो ये जानकारी है वो रहती है, और उसके अलावा उस जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। सीधी सीधी भाषा में वही मतलब है कि ऐसा जो पदार्थ या ऐसा रासायनिक पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। और आनुवांशिक पदार्थ सामान्य तौर पर कौन सा होता है? डीएनए होता है। अब एक शब्द आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है, या वंशागति का मतलब क्या है? इस वंशागति को हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम बोलते हैं आनुवांशिकता। जिसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। क्या होता है? हमने ये तो बता दिया कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो कौन सा है। अब जब आनुवांशिक लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो जाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। और इसी के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है इंग्लिश में जिसे बोलते हैं हेरिडिटी। तो यह हमें ध्यान रखना है। वंशागति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता अपने गुण संतान को देते हैं, अर्थात माता पिता से जो गुण है, लक्षण है, वो संतति में आते हैं। वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। बच्चे अपने माता पिता के जैसे दिखाई देते हैं, इसी वंशागति के कारण एक प्रजाति की विशेषताएं होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती हैं। किसके कारण से? वंशागति के कारण से ही बनी रहती हैं। ये जो हेरिडिटी शब्द है, इस शब्द को वैज्ञानिक रूप से लोकप्रिय बनाने का कार्य है वो फ्रांसिस गेल्टन को जाता है। इस हेरिडिटी शब्द को लोकप्रिय, सबसे ज्यादा उपयोग में लेने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया है? फ्रांसिस गेल्टन के द्वारा किया गया है। तो ये हमने दो शब्दों का मतलब समझा है कि ये क्या होते हैं। एक तो आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, और इसके अलावा एक वंशागति किसे कहते हैं या आनुवांशिकता किसे कहते हैं, या उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है हेरिडिटी। यहां पर जो भी शब्द आ रहे हैं उनका आपको इंग्लिश में पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल शब्द हैं और आपको ध्यान जरूर रहना चाहिए। तो यहां पर हम
देख चुके हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, एक शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं विभिन्नताएं या वेरिएशन। अब ये क्या होता है, आप एक अनुमान लगाओ या ऐसे बोलें कि एक ही माता पिता हैं और उन माता पिता की 4 संतानें हैं, तो आप मेरे को बताओ क्या वो चारों संतानें एक दूसरे के बिल्कुल समान होती हैं? क्या उनमें कोई भी अंतर नहीं होता है? तो वो एक ही माता पिता के होते हुए भी उनमें कुछ छोटे या कुछ बड़े अंतर जरूर पाए जाते हैं, और इन्हीं अंतरों को हम बोलते हैं विभिन्नताएं। ये तो एक माता पिता की बात होगी। ऐसे ही बात करें एक प्रजाति की, एक प्रजाति के जो जीव होते हैं उनमें समानता तो होती ही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ में उनमें कुछ अंतर भी होते हैं, और इन्हीं अंतरों को हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे मनुष्य प्रजाति है, मनुष्य में सभी मनुष्य नॉर्मली बाहर से दिखने का तरीका सबका एक जैसा है, जैसे सबके एक नाक है, 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, लेकिन फिर भी वो दिखने में एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। कहने का मतलब हो गया है कि एक ही प्रजाति के अलग अलग जीवों में जो छोटे मोटे जो भी अंतर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। तो किसी प्रजाति के व्यक्तियों में पाए जाने वाले गुणों के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। उनके जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उनमें जो अंतर पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। याद रखना है, ये विभिन्नताएं हमारे लिए सहायक होती हैं। यही विभिन्नताएं आगे जाकर नई जातियों के निर्माण में क्या होती हैं, सहायक होती हैं, जैव विकास की प्रक्रिया में सहायक होती हैं। अब विभिन्नताएं होती हैं वो कैसे आती हैं, और ये विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? तो विभिन्नताएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक विभिन्नता हो सकती है आनुवांशिक विभिन्नता, और एक विभिन्नता हो सकती है हमारी अर्जित विभिन्नता। आनुवांशिक विभिन्नता का मतलब यह है कि ऐसी विभिन्नताएं होती हैं सामान्य तौर पर जो डीएनए है या जीन है उसमें किसी परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होती हैं, जिसे सामान्य तौर पर हम बोलते हैं उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। अर्थात जब जीन में उत्परिवर्तन होता है तो इसके कारण से जो विभिन्नता उत्पन्न होगी वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाएगी, और इस प्रकार की जो विभिन्नता होती है उसको हम बोलते हैं वंशानुगत विभिन्नता। लेकिन एक होती है अर्जित विभिन्नता। अर्जित का मतलब ये ऐसा है कि किसी जीव ने जन्म के बाद से वातावरण में या पर्यावरण में अलग अलग परिस्थितियों में रहने के कारण, अलग अलग प्रकार के कार्य करने के कारण, शारीरिक गतिविधियां करने के कारण उन्होंने वो जो विभिन्नताएं हैं वो अर्जित की हैं। जैसे मान लो कोई पहलवान है, तो जन्म से तो कोई पहलवान नहीं होता है। मान लो वो पहलवान है तो उसने जन्म के बाद में अपना व्यायाम किया है, अपनी जो प्रैक्टिस है वो की है, और उसके बाद में उसकी मांसपेशियां हैं वो विकसित हुई हैं, उसका शरीर है वो सुडौल हुआ है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो अगर वो व्यक्ति सुडौल हो गया तो उसके जो जन्म लेने वाली संतान होगी वो भी पहलवानी होगी। तो यहां पर विभिन्नता तो आई, लेकिन ये विभिन्नता उसने खुद ने अर्जित की है, वातावरण में आने के बाद अर्जित की है, अपनी मेहनत से अर्जित की है। ऐसी विभिन्नताओं को हम क्या कहते हैं, अर्जित विभिन्नताएं कहते हैं। और ये क्योंकि डीएनए में अंतर के कारण से नहीं हुई, इस कारण पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनी रहती हैं, केवल उस जीव तक सीमित रहती हैं। तो जो वंशागत विभिन्नताएं होती हैं, इनहेरिटेड वेरिएशंस, जो जीन के कारण होती हैं, जीन में कोई परिवर्तन आया उसके कारण होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती हैं, ऐसी विभिन्नताओं को तो बोल देते हैं वंशागत विभिन्नताएं। दूसरी होती हैं अर्जित विभिन्नताएं, एक्वायर्ड वेरिएशंस, अर्थात जो पर्यावरण में जीवन शैली से प्राप्त होती हैं, वो कैसा कार्य कर रहा है, कैसी शारीरिक गतिविधियां कर रहा है, उसके आधार पर प्राप्त होती हैं, तो उसे बोलते हैं अर्जित विभिन्नताएं, और ये अगली पीढ़ी में नहीं जाती हैं। यह हमें ध्यान रखना है। अभी आपको उदाहरण दिया है पहलवान वाला। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में
क्योंकि जब हम आनुवांशिकी पढ़ रहे हैं तो बिना मेंडल का नाम लिए यह आनुवांशिकी की शुरुआत भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल हैं वो आनुवांशिकी के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। अब ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो कौन थे, कहां उनका जन्म हुआ, क्या क्या उन्होंने कार्य किए, किस आधार पर कार्य किए, ये सब कुछ हमें पढ़ना जरूरी होता है और यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ध्यान से सुनना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जिनका जीवन काल रहा है 1822 से लेकर 1884, 1822 से लेकर 1884 ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन काल था और इन्हें हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। ये शब्द तो आपको ध्यान रखना है और ये तो सबको ध्यान रहता है। इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे वो कौन से पादप पर किए थे, मटर के पादप पर इन्होंने क्या किए थे, अपने प्रयोग किए थे। वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी आपको मटर के पादप का वैज्ञानिक नाम जरूर ध्यान रखना है। और मटर के पादप का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पाइसम सेटाइवम। मटर के जो पादप है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है पाइसम सेटाइवम। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस मटर के पादप पर क्या किए थे, प्रयोग किए थे और उन्हीं प्रयोगों के आधार पर उन्होंने वंशागति के 3 प्रसिद्ध नियम दिए थे, जिनको आगे हम पढ़ने वाले हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1822। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है और जो जन्म है या किसी वैज्ञानिक ने कब खोज की थी उनके जो सन हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो मेंडल का जन्म हुआ है वो हुआ है 1822 में। हेजेनडोर्फ नाम का एक शहर है, कौन से देश में, ऑस्ट्रिया देश में। यहां पर हमें ध्यान रखना है ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप में। तो यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, वहां पर इन मेंडल का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बचपन से ही पौधों और प्रकृति में गहरी रुचि थी। बचपन से ही ये पौधों के प्रति और जो प्राकृतिक चीजें हैं उनके प्रति क्या थी, गहरी रुचि थी। इसके अलावा 1843 में मेंडल थे वो ब्रूनो एक शहर है, वहां पर ये मठ में क्या हो गए, शामिल हो गए और उसके अलावा ये एक चर्च में पादरी भी थे और उसी चर्च के जो गार्डन है वहां पर उन्होंने मटर के पौधों में क्या किए थे, प्रयोग किए थे। और ये प्रयोग उन्होंने केवल छोटे समय के लिए नहीं किए, लगभग 8 साल तक उन्होंने क्या किए थे, प्रयोग किए थे। तो किसी भी जो एक बड़ी चीज होती है उसको बनने में समय जरूर लगता है, धैर्य रखना बिल्कुल जरूरी है। बिना धैर्य के कोई भी बड़ी चीज हासिल नहीं हो सकती है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि 1822 में इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में, और ब्रूनो जो शहर है वहां पर मठ में शामिल हुए थे और एक चर्च के क्या थे, पादरी। यहां पर आप देख सकते हो ये मेंडल है और मटर के पादप पर अपने क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद में इन्होंने अपने क्या किए, प्रयोग किए। कितने वर्षों तक, अभी आपको बताया लगभग 8 सालों तक इन्होंने अपने क्या किए थे, प्रयोग किए थे। 1856 से लेकर 1863 तक, 1856 से लेकर 1863, कहने का मतलब 5 साल तो ये हो गए प्लस 3 साल ये हो गए, तो लगभग 8 सालों तक इन्होंने क्या किए थे, मटर के पादप पर प्रयोग किए थे। और मटर के पादप पर जो ये प्रयोग कर रहे थे तो इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों के बारे में अध्ययन किया। मटर के पादपों पर उन्होंने 7 विशेष जो लक्षण हैं, 7 जो विशेष गुण हैं, उनके ऊपर अपना अध्ययन किया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये 7 लक्षण कौन कौन से थे। दोस्तों इनको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो, एक तो है पादप की लंबाई से संबंधित, ये सबको याद रहता है।
एक लक्षण। दो हैं पुष्प से संबंधित लक्षण, दो हैं आपके फली से संबंधित लक्षण, और दो हैं बीज से संबंधित लक्षण। एक पादप की लंबाई, पुष्प से संबंधित दो लक्षण हैं, एक हो गया है पुष्प का रंग और एक हो गया है पुष्प की स्थिति। दो इसके हो गए। दो फली के होते हैं, एक तो फली का आकार और एक फली का रंग। इसी प्रकार दो लक्षण हो गए हैं, वो बीज से संबंधित हो गए, एक तो बीज का रंग और एक बीज का आकार। इस प्रकार से टोटल 7 लक्षण थे जिन पर मेंडल ने अपने क्या किए थे, प्रयोग किए थे। और ये 7 लक्षण कौन कौन से थे? पहला लक्षण था पादप की लंबाई या पादप की ऊंचाई, जिसे हम बोल सकते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि जो ये 7 लक्षण लिए थे, इसमें उन्होंने वो लक्षण चुने थे जिनके एक ही लक्षण के दो अलग अलग रूप उपस्थित थे। और इन जो लक्षण हैं, इनके जो दो रूप हैं, इन रूपों में से एक रूप प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। अब प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है वो हम देखने वाले हैं, लेकिन इनके जो दो लक्षण हैं उनको ध्यान रखना है कि एक ही लक्षण के जो दो रूप हैं उनमें एक प्रभावी और एक क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले बीज के आकार से। पहला लक्षण हम बीज पर ले रहे हैं, बीज का आकार। यहां पर आप डायग्राम भी देखते जाना चाहिए। बीज का जो आकार है, इसका जो प्रभावी रूप होता है, भाई अब बीज है वो आकार कैसा कैसा हो सकता है। दो रूप दिए हैं उन्होंने, एक गोल बीज और एक झुर्रीदार बीज। यहां पर देख सकते हो कि ये एकदम गोल बीज है और ये झुर्रीदार बीज है। तो ये तो हो गया बीज के जो आकार है उससे संबंधित लक्षण। दूसरा हो गया है बीज के रंग से संबंधित लक्षण। और बीज का जो रंग है, इसका जो प्रभावी रूप होता है वो तो होता है पीला, और जो बीज का रंग है उसका अप्रभावी रूप होता है वो होता है हरा। यहां पर भी देख सकते हो पीला अर्थात येलो और ग्रीन। तीसरा हम देख सकते हैं पुष्प से संबंधित, पुष्प का रंग। अब जो पुष्प का रंग है उसका प्रभावी रूप है वो तो है बैंगनी। वो कैसा है? बैंगनी। और अप्रभावी रूप है वो है सफेद। अप्रभावी रूप कौन सा है? सफेद है। इसके अलावा पुष्प का ही नेक्स्ट देखो तो ये रहा पुष्प का, कि पुष्प कहां लग रहा है। कोई भी पौधा होता है, मान लो ये एक पौधा है, यहां से उसकी शाखाएं निकल रही हैं, ऐसे मान लो शाखाएं निकल रही हैं, तो जिसका एंड पार्ट होता है उसको तो हम बोलते हैं शीर्ष। उसको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष। और यहां पर जो पुष्प लगते हैं उनको तो हम बोलते हैं शीर्षस्थ या अग्रस्त। ऐसे पुष्पों को हम क्या बोलते हैं? अग्रस्त या शीर्षस्थ कहते हैं, क्योंकि ये जो उस शाखा के सिरे पर लगते हैं और ये जो शाखाएं होती हैं एंड में जाकर निकलती हैं। एक होता है कक्षस्थ। कक्षस्थ का मतलब ध्यान से सुनना, ये पादप का तना है और तने और शाखा के बीच के अंदर से मान लो कोई पुष्प निकले, यहां से कोई पुष्प निकलता है, इस जो एंगल है तने और शाखा के बीच का जो ये जगह है इसको हम बोलते हैं कक्षा। और यहां से कोई भी पुष्प निकलता है तो उस स्थिति को हम बोलते हैं कक्षस्थ। तो पुष्प की स्थिति के आधार पर दो स्थितियां हो गई हैं, एक हो गई है कक्षस्थ अर्थात तने और शाखा के बीच में से निकल रहा है, और एक होता है शीर्षस्थ अर्थात जो पुष्प है वो शाखा के शीर्ष पर लगा है। तो पुष्प की स्थिति में देखें तो प्रभावी रूप हो गया है कक्षस्थ और अप्रभावी रूप हो गया है शीर्षस्थ। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां कक्षा से निकल रहा है यह प्रभावी, और एंड पर जाकर लग रहा है यह कैसा हो गया है? अप्रभावी। फिर फली से संबंधित लक्षण देखें तो फली का आकार, एक तो फली एकदम फूली हुई हो सकती है और एक सिकुड़ी हुई हो सकती है।
तो जो फूली हुई फली होगी वो होगी प्रभावी और सिकुड़ी हुई होगी वो होगी अप्रभावी। नेक्स्ट हम देखेंगे फली का रंग। फली हरे रंग की भी हो सकती है, पीले रंग की भी हो सकती है। हमें ध्यान रखना है कि मेंडल जो प्रयोग करे थे वो उद्यान मटर पर कर रहे थे, तो उस समय जो फली का रंग है वो है हरा, तो है प्रभावी, और पीला है अप्रभावी। यहां पर भी देख सकते हो कि जो फली है उसका रंग जो हरा है वो प्रभावी और पीला है वो अप्रभावी। फूल का स्थान आपको बता ही दिया है, और पादप की लंबाई में एक लक्षण होता है लंबा और एक होता है बोना, अर्थात लंबापन होता है वो प्रभावी रूप है और बोनापन है वो कैसा रूप है, अप्रभावी रूप है। हमें ध्यान रखना है कि मेंडल ने कौन से 7 लक्षण थे उनके ऊपर प्रयोग किए थे। कैसे ध्यान रखना है? एक लक्षण है पादप की लंबाई, 2 लक्षण है पुष्प के आधार पे, 2 लक्षण है बीज के आधार पे, 2 लक्षण है फली के आधार पे। इस प्रकार से टोटल क्या है? 7 लक्षण हैं। इनके प्रभावी रूप कौन सा होता है और अप्रभावी रूप कौन सा होता है, यह हमें ध्यान रखना है। और प्रयोग किए थे लगभग 8 सालों तक। जब वो चर्च में पादरी थे उसी दौरान वो वहां पर जो गार्डन था वहां पर अपने प्रयोग कर रहे थे। अब मेंडल ने प्रयोग कर लिए, कब से लेकर कब तक? 1856 से लेकर 1863 तक अपने प्रयोग किए। प्रयोगों के आधार पर उन्होंने क्या निकाला? अपना निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष निकालने के बाद उसको एक पेपर पर रिटर्न रूप में लेकर आए। अब उस टाइम में सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं, अब अपनी बात अपने तक सीमित रखें या वो लोगों को बताएं। अभी मेरे को आपको अपनी बात बतानी हो तो बहुत सारे तरीके हैं, सोशल मीडिया है, अखबार हैं, बहुत सारे संचार के माध्यम हैं जिनके माध्यम से बताया जा सकता है। लेकिन उस समय संचार के उतने माध्यम नहीं थे, तो अपनी बात को बताने के लिए अपने निष्कर्षों को वो एक सोसाइटी थी, एक समिति थी, उसके समक्ष लेकर गए और ले जाने के बाद उन्होंने बताया कि मैंने ये प्रयोग किए हैं और इन प्रयोगों के आधार पर मैंने ये निष्कर्ष निकाले हैं। आप इनको छापिए जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हालांकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मतलब ऐसे लोग जो ऐसे कार्य करते थे, विज्ञान में रुचि रखते थे, किसी समिति के सदस्य होते थे, वहां तक पहुंचने से ही मतलब है, तो वहां तक अपनी बात मैं बता सकूं। तो अपने प्रयोगों को वो एक समिति के पास ले गए, एक कमेटी के पास लेके गए। हमें ध्यान रखना है कि जो उन्होंने प्रयोग किए थे, जो उन्होंने पेपर पर लिखा था, उनको किसी ना किसी एक हेडिंग के अंडर लिखा होगा, एक शीर्षक के अंदर लिखा होगा। तो वो शीर्षक कौन सा था? इसके अलावा जो अपने जो निष्कर्ष थे वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित करवाए थे, यह भी हमें ध्यान रखना है, और कब प्रकाशित हुए थे यह भी हमें ध्यान रखना है। ये तीनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात, मेंडल ने मटर के पौधों पर जो अपने प्रसिद्ध आनुवांशिक प्रयोग किए थे वो 1865 में समिति के सामने कब लेकर गए थे? 1865 में लेकर गए, और 1865 में प्रस्तुत करने के बाद में 1866 में इनका क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। आज की तरह नहीं है कि आज लेकर गए कल जनरल में छप गया। जनरल का मतलब होता है पत्रिका, ऐसी पत्रिका जहां पर वो साइंस से संबंधित चीजें छापी जाती हैं, तो उस पत्रिका में छप गए। तो 1865 में वो वहां पर लेकर गए और 1866 में उनका क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। अब वो एक सोसाइटी थी, वो एक पत्रिका निकालती थी, जर्मन में उसका ये नाम है। जो जर्मनी की जो पत्रिका थी वो जर्मन में उसका नाम ये है, लेकिन ये तो जर्मन नाम तो हमसे बोला नहीं जा रहा। अगर आपसे बोला जा रहा है तो आप बोल सकते हैं। इसका यदि हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो वो होता है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री।
उस पत्रिका जिसमें इनके जो प्रयोग थे उनका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था, 1866 में हुआ था। उस पत्रिका का नाम क्या है, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। उसमें इसका क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। यह जर्मन लैंग्वेज में है। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो इनके प्रयोगों का प्रकाशन हुआ तो किस नाम से हुआ, वो नाम भी हमें ध्यान रखना है। यहां पर लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, अर्थात हिंदी में यदि मैं इसका ट्रांसलेशन लिखूं तो वो शीर्षक था पादप संकरण के प्रयोग। अर्थात कौन से शीर्षक से प्रकाशित हुए, हिंदी में यदि आपका शब्द आता है तो पादप संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक से क्या हुए थे, वो प्रकाशित हुए थे। या इंग्लिश में बोलें तो एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन शीर्षक के तहत इनको क्या करवाया गया, प्रकाशित करवाया गया। और इसी शोध पत्र ने, इसी रिसर्च पेपर ने आधुनिक आनुवांशिकी की क्या रखी है, नींव रखी है। मेंडल का निधन हो गया है, वो हो गया है 1884 में। जन्म हुआ 1822 में और निधन हो गया है 1884। तो इनकी जो उम्र है वो लगभग 62 वर्ष रही है। तो 62 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये सब कुछ उपलब्धियां हासिल की। मृत्यु के बाद ही दुनिया इनकी उपलब्धियों को समझ सकी। उस समय प्रकाशित हो गया, लेकिन लोग इनकी बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार थे नहीं। वैज्ञानिक इनकी बात से सहमत थे नहीं, तो इनके नियमों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इनकी हो गई मृत्यु। मृत्यु के बाद में 1900 में 3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने दोबारा से कुछ ऐसे ही प्रयोग किए। प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाले, और निष्कर्ष निकाले तो बाद में उन्होंने देखा कि ऐसे निष्कर्ष तो पहले भी आए हुए हैं। मेंडल ने जो निष्कर्ष निकाले थे वो भी ऐसे ही हैं। तो इनके मृत्यु के या इनके प्रयोगों के लगभग जो 35 वर्ष हैं, भैया 1865 में इन्होंने लगभग अपने नियम थे उनका लेकर गए थे सोसाइटी। 35 वर्षों तक इनके नियमों को कोई खास मान्यता मिली नहीं। इनको मान्यता मिली 1900 के बाद में, सन 1900 के बाद में इनको क्या मिली है, मान्यता मिली। अर्थात जो इनको ये प्रसिद्धि है, आज जो हम इनको कहते हैं कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, आनुवांशिकी के जनक हैं, ये इनको अपने कानों से सुनने को नहीं मिला। ये बाद में इनको क्या कहा जाने लगा। तो इनको जो इनकी पहचान मिली वो कहां मिली, उनके मृत्यु के बाद में। मृत्यु हो गई थी 1884 में। तो ये था मेंडल के बारे में, कब इनका जन्म हुआ, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित करवाया, कौन सा शीर्षक था, कौन से लक्षण इन्होंने चुने। और ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों, इन्होंने अपने जो भी प्रयोग किए, जो भी 8 साल की मेहनत की, उस 8 साल की मेहनत के बाद में इन्होंने 3 प्रसिद्ध नियम दिए। पहला जो नियम था वो था प्रभाविता का नियम, या जिसे हम बोलते हैं प्रभुत्व का नियम। दोनों बात एक ही है, प्रभुत्व बोल दो या प्रभाविता बोल दो, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम दिया, वो दिया इन्होंने पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम इन्होंने कौन सा दिया, पृथक्करण का नियम। ध्यान रखना है, इसी पृथक्करण के नियम को हम एक नाम से और जानते हैं, और वो नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसी
जो दूसरा जो आपका नियम है उसको एक नियम नाम से और जानते हैं। और तीसरा जो नियम इन्होंने दिया है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा नियम जो दिया है उन्होंने, सॉरी यहां पर ये वर्गीकरण है, इसे हम बोलेंगे अपव्यूहन। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये 3 नियम दिए थे, नियमों के नाम ध्यान रख लो, हालांकि हम इनको डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अब आपको बताया था कि जो मेंडल के नियम थे, इन नियमों की बाद में दोबारा से क्या हुई थी, खोज हुई थी। कब? सन 1900 के आसपास। और वो 3 कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियमों की दोबारा से क्या की थी, खोज की थी? उन 3 वैज्ञानिकों का नाम आपको ध्यान रखना है। जो नीदरलैंड थे वहां के एक वैज्ञानिक थे और उनका नाम था हुग्यो डी व्रीज। एक वैज्ञानिक थे नीदरलैंड के, हुग्यो डी व्रीज। ये वही हुग्यो डी व्रीज हैं जिन्होंने क्या दिया था, उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। हमें ध्यान रखना है, उत्परिवर्तन के बारे में, म्यूटेशन के बारे में जो बताया था वही हुग्यो डी व्रीज हैं। इसके अलावा जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कोर्ल कोरेंस। कौन से वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक कोर्ल कोरेंस। और एक ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इरेक वोन शेरेमेक। इरेक वोन शेरेमेक, यहां पर आप लिख सकते हो शेरेमेक। इरेक वोन शेरेमेक। ये 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक थे और अपने अलग अलग प्रयोग कर रहे थे, एक साथ प्रयोग नहीं कर रहे थे। अपने अपने प्रयोग थे वो अलग अलग कर रहे थे। और अपने प्रयोग करने के बाद में जो भी इन्होंने निष्कर्ष निकाले, बाद में उन्हें पता चला कि यही निष्कर्ष हैं वो मेंडल के निष्कर्षों के समान ही हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः क्या की, खोज की। ध्यान रखना, मेंडल के नियमों को टोटल रूप में हम कहते हैं मेंडलवाद। क्या कहते हैं? मेंडलवाद। भाई मेंडल के नियम बोल दो या मेंडलवाद बोल दो। अब क्योंकि इन्होंने मेंडल के नियमों की दोबारा से क्या की है, खोज की है, तो इन्हें यदि हम बोलें पुनः खोज बोल दो, या इसे हम बोल देते हैं नव मेंडलवाद। इसे हम क्या बोल देते हैं, नव मेंडलवाद कह देते हैं। तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि नव मेंडलवाद क्या है। तो आपको बता देना है कि जो मेंडल के नियमों की दोबारा से खोज की थी, 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे, हुग्यो डी व्रीज, कोर्ल कोरेंस और इरेक वोन शेरेमेक थे। सन 1900 में उन्होंने दोबारा खोज की, इसी को हम क्या बोलते हैं, नव मेंडलवाद कहते हैं। 3 वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्वयं के प्रयोग करते हुए पाया कि उनके परिणाम मेंडल के नियमों से मिलते जुलते हैं। इसके बाद में उन्होंने मेंडल का मूल शोध पत्र पढ़ा और माना कि मेंडल ने यह सिद्धांत पहले ही खोज लिया था, अर्थात जो मेंडल ने खोजा था वही इन्होंने पाया। तो यह था नव मेंडलवाद। अब हम देख सकते हैं कि कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है कि मेंडल ने मटर के पादप को ही क्यों चुना। कोई अन्य पादप भी तो वो ले सकते थे, अपने प्रयोग के लिए इन्होंने मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया। तो इसके कारण हम देख सकते हैं। पहला जो कारण है कि मटर में आसानी से दिखाई देने वाले स्पष्ट गुण होते हैं। अभी हमने पढ़े कि मेंडल ने 7 विप्रियासी मतलब विपरीत, जो 7 विप्रियासी लक्षण हैं उनका क्या किया था, अध्ययन किया था, उनके ऊपर अपने क्या किए थे, प्रयोग किए थे। और वो 7 लक्षण कौन कौन से हैं ये भी आपको बता दिया। तो क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनमें आसानी से अंतर किया जा सकता है, तो एक कारण तो यह था कि मटर में आसानी से दिखाई देने वाले स्पष्ट गुण होते हैं। दूसरा, मटर का जो जीवन चक्र होता है वह क्या होता है, छोटा। अर्थात जो मटर होता है एक ऐसा पादप है जिसे हम बोलते हैं 1 वर्षीय पादप। मटर का पादप है वो कैसा पादप है, 1 वर्षीय पादप है।
अर्थात 1 वर्ष के अंदर ये उगने से लेकर उसका पूरा जीवन काल समाप्त हो जाता है। इस कारण इसकी ज्यादा से ज्यादा पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मेंडल ने मटर की जगह आम के पादप को चुन लिया होता तो आम उगता, 5-7 साल में बड़ा होता, उसके बाद में उसके ऊपर फल लगते, उसके बाद में उसकी दूसरी संतति होती, तो 15-20 साल या हम यूं बोले कि उसकी एक पीढ़ी समाप्त होने में ही बहुत सारा समय लग जाता। और अपने प्रयोग कैसे कर पाते? एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, वो तो अपने जीवन काल में 2 पीढ़ियों से ज्यादा अध्ययन ही नहीं कर पाते। तो इस कारण उन्होंने इस मटर के पादप का चुनाव सावधानी पूर्वक किया, क्योंकि इनका जीवन काल छोटा होता है तो ज्यादा पीढ़ियों का अध्ययन क्या है? संभव है। मटर में कृत्रिम संकरण आसानी से करवाया जा सकता है। हमें संकरण की जरूरत पड़ेगी, लक्षणों के बीच में आपस में क्रॉस करवाने की जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि इसमें संकरण की प्रक्रिया है वो सरल होती है, इसमें आसानी से संकरण करवाया जा सकता है। अब भाई कैसे सरल होती है? तो जो मटर का पादप होता है या जो मटर का पुष्प होता है, पुष्प, ये एक द्विलिंगी पुष्प है। कैसा पुष्प है? द्विलिंगी। और द्विलिंगी पुष्प होने के साथ साथ इसके जो पुंकेसर होते हैं और जो स्त्रीकेसर होता है, इनको आसानी से अलग अलग देखा जा सकता है। यदि हम इसका एक डायग्राम देखें तो हम देख सकते हैं कि जो मटर का पादप होता है उसका डायग्राम, यदि हम इसका एक डायग्राम देखें और डायग्राम में हम देखेंगे कि जो इसके जो पुष्प होता है उस पुष्प में किस प्रकार से पुंकेसर और स्त्रीकेसर को अलग अलग देखा जा सकता है। अभी ये आपका चल नहीं रहा है, तो हम बाद में कभी दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसके स्त्रीकेसर और पुंकेसर हैं वो काम करते हैं, ये अलग अलग दिखाई देते हैं। तो मेंडल ने मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया? एक कारण है कि इसमें जो 7 लक्षण होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, उनको अलग अलग देखा जा सकता है। इसके अलावा इसका जो पादप होता है वो 1 वर्षीय होता है, अर्थात उसका जीवन काल छोटा होता है। इसके अलावा इसमें जो संकरण है उसको आसानी से करवाया जा सकता है, क्योंकि इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं। उसमें जो स्त्रीकेसर और पुंकेसर होते हैं वो अलग अलग आसानी से दिखाई दे सकते हैं, और इनमें विपुंसन भी आसानी से हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं विपुंसन क्या होता है। दोस्तों, जब कोई भी पुष्प होता है वो पुष्प परिपक्व होता है तो उसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दिखाई देते हैं, और पुंकेसर के अंदर परागकण पाए जाते हैं, और परागकण से क्या होता है? परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन यदि उस पुष्प के परिपक्व होने से पहले ही उसके पुंकेसर को हटा दिया जाए, जिसके कारण से उसमें स्वपरागण है वो नहीं हो सके, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विपुंसन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विपुंसन। तो हमें संकरण करवाने के लिए विपुंसन करवाना क्या है? जरूरी है। तो विपुंसन आसानी से हो सकता है। ये हमने देख लिया है। मटर के पादप को चुनने का कारण, यह हमने देखा है
पहला कारण हो गया कि आसानी से स्पष्ट लक्षण होते हैं, जीवन काल छोटा होता है। मटर में कृत्रिम संकरण आसानी से करवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं, वो क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। स्वपरागण को रोकना इसमें क्या है? आसान। अभी आपको बताया था स्वपरागण, भाई उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प पर गिरे तब तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। लेकिन अगर उस पुष्प के पुंकेसर को ही हटा दिया जाए, उनके परिपक्व होने से पहले पुंकेसर को हटा दिया जाए, तो वहां पर परागकण है वो होंगे ही नहीं, अर्थात स्वपरागण को आसानी से रोका जा सकता है। तो स्वपरागण को रोकना आसान है क्योंकि मटर में विपुंसन बहुत आसानी से किया जा सकता है और परपरागण को भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे? भाई जिस पुष्प में हमने विपुंसन किया है उस पुष्प को हम थैली से क्या कर देते हैं? ढक देते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं थैलीकरण। जब ढक दिया तो दूसरा कोई भी जो अनचाहा परागकण है वो भी उसके ऊपर आकर गिरेगा नहीं। हमें जिस परागकण को उसके ऊपर डालना है वही परागकण हम डालेंगे, जिससे हम पर परागण को भी आसानी से क्या कर सके? नियंत्रित कर सके। मटर को उगाना भी क्या है? आसान। कोई हमें विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा बहुत सारी किस्में उपलब्ध होती हैं। मटर की अलग अलग प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। तो यह भी कारण था जिसके कारण से मेंडल ने मटर के पौधे को क्या है? चुना। इसके बाद में मेंडल है वो सफल क्यों हो पाए? मेंडल की सफलता के कौन कौन से कारण थे वो भी हम देखने वाले हैं। तो पहला कारण है कि प्रयोग के लिए सही पौधे का चयन। जो भी इन्होंने प्रयोग किया उस प्रयोग के लिए इन्होंने सही पादप का क्या किया है? चयन किया है। प्रयोग के लिए इन्होंने मटर के पादप का चयन किया, तो सही पादप का चयन किया। दूसरा, इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया कि जो भी कार्य ये कर रहे थे उनको वैज्ञानिक तरीके से लिखा, एक पेपर शीट पर लिखा। इसके साथ साथ में जो भी लक्षण थे उन लक्षणों के लिए इन्होंने चेकर बोर्ड बनाए, सारणियों का उपयोग किया। मतलब गणितीय विधियों का आसानी से इन्होंने क्या किया? उपयोग किया। उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उनको समझा और निष्कर्ष तक पहुंचे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने सिर्फ एक या दो गुणों पर ध्यान दिया। ऐसा नहीं कि एक ही समय में सभी 7 लक्षणों पर एक साथ अध्ययन किया, नहीं। एक एक लक्षण पर एक साथ या तो एक पर ध्यान दिया या 2 पर ध्यान दिया और उसके साथ में उसका क्या किया? अध्ययन किया। प्रत्येक गुण का अलग अलग परीक्षण भी किया है उन्होंने। डेटा को व्यवस्थित रखने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, तुलना करने के तरीके को अपनाया कि जो भी उनके पास डाटा आ रहा है, क्या क्या उनको पता चला है, उनको एक जगह लिखा जिससे कि उनको आसानी से पढ़ा जा सके। इसके साथ साथ में उनकी तुलना करने के लिए उनकी सारणियां, कुछ अनुपात, इनका सबका क्या किया है? उपयोग किया है। लंबी अवधि के लिए व्यवस्थित प्रयोग किए और यह लंबी अवधि कितनी थी? लगभग 8 साल तक इन्होंने क्या किए थे? प्रयोग किए थे। जो भी इनको निष्कर्ष प्राप्त हुए उनका क्या किया? इन्होंने गणितीय विश्लेषण किया। मतलब वहां पर अपनी सारणी, चार्ट वगैरह, चेकर बोर्ड वगैरह, अनुपात वगैरह सबका उन्होंने क्या किया? उपयोग किया। अपने गणितीय ज्ञान का भी इन्होंने क्या किया? उपयोग किया। मेंडल ने परिणामों को गणितीय तरीके से क्या किया? विश्लेषण किया। इन्होंने अनुपात, जैसे 3:1 हम देखने वाले हैं, क्या होता है ये? 9:3:3:1 इनको ध्यान में रखकर नियम बनाए और स्वपरागण और परपरागण को भी नियंत्रित इन्होंने किया। तो ये कारण थे मेंडल की सफलता के। इसके बाद में हम देखने वाले हैं आनुवांशिक शब्दावली, अर्थात कौन कौन से शब्द हैं जो ये आनुवांशिकी में काम में आते हैं, और ये सब कुछ हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी तक जो आपको बताया है, जो आनुवांशिकी के बारे में और मेंडल के बारे में जो भी सामान्य जानकारी आपको बताई है, ये कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसके साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।